दक्षिण के किसी जनपद में एक नगर था, महिला रौप्य। वहाँ का राजा अमरशक्ति बड़ा ही पराक्रमी तथा उदार था। संपूर्ण कलाओं में पारंगत राजा अमरशक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्रशक्ति तथा अनंत शक्ति। राजा स्वयं जितना ही नीतिज्ञ, विद्वान, गुणी और कलाओं में पारंगत था, दुर्भाग्य से उसके तीनों पुत्र उतने ही उद्दंड, अज्ञानी और दुर्विनीत थे। अपने पुत्रों की मूर्खता और अज्ञान से चिंतित राजा ने एक दिन अपनी मंत्रियों से कहा, ऐसे मूर्ख और अविवेकी पुत्रों से अच्छा तो निसंतान रहना होता। पुत्रों के मरण से भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मूर्ख पुत्र से होती है। मर जाने पर तो पुत्र एक ही बार दुख देता है, किंतु ऐसे पुत्र जीवन भर अभिशाप की तरह पीड़ा तथा अपमान का कारण बनते हैं। हमारे राज्य में तो हजारों विद्वान, कलाकार एवं नीति विशारद महापंडित रहते हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि ये निकम्मे राजपुत्र शिक्षित होकर विवेक और ज्ञान की ओर बढ़ें। मंत्री विचार विमर्श करने लगे। अंत में मंत्री सुमति ने कहा, महाराज, व्यक्ति का जीवन काल तो बहुत ही अनिश्चित और छोटा होता है। हमारे राजपुत्र अब बड़े हो चुके हैं, विधिवत व्याकरण एवं शब्द शास्त्र का अध्ययन आरंभ करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। इनके लिए तो यही उचित होगा कि इनको किसी संक्षिप्त शास्त्र के आधार पर शिक्षा दी जाए, जिसमें सार सार ग्रहण करके निस्सार को छोड़ दिया गया हो। जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे एक महापंडित विष्णु शर्मा आपके राज्य में ही रहते हैं। सभी शास्त्रों में पारंगत विष्णु शर्मा की छात्रों में बड़ी प्रतिष्ठा है। आप तो राजपुत्रों को शिक्षा के लिए उनके हाथों ही सौंप दीजिए। राजा अमरशक्ति ने यही किया। उन्होंने महापंडित विष्णु शर्मा का आदर सत्कार करने के बाद विनय के साथ अनुरोध किया, आर्य, आप मेरे पुत्रों पर इतनी कृपा कीजिए कि इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाए। मैं आपको दक्षिणा में 100 गांव प्रदान करूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं विद्या का विक्रय नहीं करता देव। मुझे 100 गांव लेकर अपनी विद्या बेचनी नहीं है, किंतु मैं वचन देता हूँ कि 6 मास में ही आपके पुत्रों को नीतियों में पारंगत कर दूंगा। यदि न कर सकूं तो ईश्वर मुझे विद्या से शून्य कर दे। महापंडित की यह विकट प्रतिज्ञा सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। राजा अमरशक्ति ने मंत्रियों के साथ विष्णु शर्मा की पूजा अभ्यर्थना की और तीनों राजपुत्रों को उनके हाथ सौंप दिया। राजपुत्रों को लेकर विष्णु शर्मा अपने आवास पर पहुंचे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही उन्हें अर्थनीति में निपुण करने के लिए एक अत्यंत रोचक ग्रंथ की रचना की। उसमें 5 तंत्र थे, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति यानी मित्र लाभ, काकोलुकियम, लब्ध प्रणासम तथा अपरीक्षित कार्यक्रम। इसी कारण उस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र प्रसिद्ध हो गया। लोग गाथाओं से उठाए गए दृष्टांतों से भरपूर इस रोचक ग्रंथ का अध्ययन करके तीनों अशिक्षित और उद्दंड राजपुत्र ब्राह्मण की प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही नीति शास्त्र में पारंगत हो गए। प्रथम तंत्र, मित्रभेद। दक्षिण के किसी जनपद में एक नगर था, महिला रौप्य। वहीं बर्धमान नाम का एक वैश्य रहता था। उसने सदाचार पूर्वक काफी धन कमाया था। एक रोज रात को सोते समय उसके मन में आया कि अपने पास कितनी भी धन संपत्ति हो, फिर भी धन की वृद्धि करने के लिए धनोपार्जन का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। मित्र और बंधु बांधव तभी तक आत्मीयता दिखाते हैं जब तक मनुष्य के पास धन होता है। धनवान व्यक्ति को ही उत्तम पुरुष और विद्वान भी माना जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को निरंतर धन की वृद्धि के लिए उचित उपाय करते रहना चाहिए। उसने अंततः व्यापार करने का निश्चय कर लिया। अगले दिन से ही उसने व्यापार के लिए तैयारी आरंभ कर दी। उसने ढेर सारी ऐसी सामग्री खरीदी जो प्रदेश में अच्छे मूल्य पर बिक सके। एक दिन सारी सामग्री रथों पर लादकर वह व्यापारियों के एक दल के साथ मथुरा की ओर चल पड़ा। बर्धमान के रथ में उसके 2 प्रिय बैल जुते थे। एक का नाम था संजीवक, दूसरे का नंदक। दोनों ही खूब हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ थे, लेकिन यमुना नदी के पास जंगल के भीतर फैले दलदल में फंस जाने के कारण संजीवक सहसा जुआ तोड़कर गिर पड़ा। उसका एक पांव टूट जाने के कारण वह चलने में असमर्थ हो गया। बर्धमान संजीवक को बहुत चाहता था। उसकी पीड़ा से दुखी वह 3 रातों तक जंगल में ही पड़ा रहा। उसे आशा थी कि शायद कुछ संभल जाने पर संजीवक फिर चल सके।
वर्धमान के साथी व्यापारी ने उसे समझाया कि संजीवक के कारण सिंह, बाघ आदि वन्य पशु आसपास ही मंडराने लगे हैं। इस एक बैल के लिए हम सबका जीवन खतरे में डालना ठीक नहीं। बुद्धिमानों को चाहिए कि जब बहुत कुछ दांव पर लगा हो तो थोड़े का त्याग करके अधिक से अधिक बचा लें। आप भी संजीवक का मोह छोड़कर यहाँ से निकल चलें, इसी में हम सबकी भलाई है। संजीवक को उस दशा में छोड़ते बड़ी पीड़ा हो रही थी, तो भी विवशता थी। वर्धमान ने संजीवक की रक्षा के लिए कुछ रक्षक नियुक्त कर दिए और स्वयं दल के साथ मथुरा नगर की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद रक्षकों की रात बड़ी कठिनाई से बीती। चारों ओर से हिंसक जंतुओं की दहाड़ सुनाई पड़ रही थी। भोर होते ही सारे रक्षक वहां से भागे और जाकर व्यापारियों के दल में मिल गए। उन्होंने वर्धमान को झूठी सूचना दी कि संजीवक तो रात में ही मर गया। वर्धमान दुख से तड़प उठा, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। उधर यमुना तट की शीतल बयार से संजीवक धीरे धीरे स्वस्थ हो चला। फिर एक दिन वह उठ खड़ा हुआ। तट पर जाकर वह हरी हरी कोमल घास चरने लगा। शरीर में जान पड़ी और कुछ ही दिनों में वह स्वच्छंदता पूर्वक चरता खाता हुआ काफी बलिष्ठ हो गया। रग पुट्ठे कस उठे। ऊंची डील के कारण वह खूब स्वस्थ और बलशाली दिखने लगा। अब वह प्रायः इधर उधर भटकता रहता और जोश में आकर शिखर को अपनी भारी भरकम सींगों से चीरता सा जोर जोर से डकारता हुंकारता रहता था। उस वन का राजा एक सिंह था, उसका नाम था पिंगलक। एक दिन पिंगलक पानी पीने के लिए यमुना तट पर पहुंचा ही था कि पास ही कहीं से संजीवक का गंभीर गर्जन सुनाई पड़ा। उस विचित्र गर्जन को सुनकर पिंगलक आतंकित हो उठा। व्याकुल होकर वह बिना पानी पिए ही लौट पड़ा और घने जंगल के बीच एक वट वृक्ष के नीचे छिपकर बैठ गया। सावधानी के लिए उसने अपने मित्रों, अमात्यों और बंधु बांधवों को अपने चारों ओर व्यूह बनाकर बैठा दिया, जिससे कोई अचानक सीधा उस पर आक्रमण न कर सके। पिंगलक का पहले एक श्रृंगाल मंत्री था। वह तो जीवित नहीं था, पर उसके 2 पुत्र थे, कर्टक और दमनक। इन दोनों को पिंगलक सिंह की सभा में मंत्री का पद नहीं मिला था। इस बात से दोनों दुखी भी थे, किंतु वे सदा वनराज पिंगलक के आगे पीछे ही रहते थे। उन दोनों ने पिंगलक को इस प्रकार चारों ओर घेरा सा बनाकर दुबके बैठे देखा तो आपस में विचार करने लगे। दमनक बोला, भाई कर्टक, हमारा स्वामी राजा पिंगलक प्यास से व्याकुल होकर यमुना तट पर पानी पीने गया था, लेकिन बिना पानी पिए ही एकाएक लौट आया और इस तरह व्यूह के बीच दुबक कर बैठा है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? कर्टक ने खींच कर कहा, अरे होगा कुछ, वह जाने और उसके मंत्री जाने। हमें इस बखेड़े में पड़ने से क्या लाभ। बिना किसी मतलब के कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसे ही बेकार का काम करने के कारण बेचारा बंदर जान से हाथ धो बैठा था। यह बंदर वाली कथा कैसी है? दमनक ने पूछा। कर्टक सुनाने लगा। आए के वीडियो में कील उखाड़ने वाला बंदर की कहानी।